असली भूमिका इसे पाकिस्तान ने निभाई। और उसके बाद जब अमेरिका के टाइम ईस्टर्न जोन के हिसाब से रात को 8 बजे से तकरीबन 90 मिनट पहले ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया कि दरअसल 2 हफ्ते का सीजफायर या युद्ध विराम उनके और ईरान के बीच में हो गया है। तो जहां तक युद्ध पहुंच चुका था, जिस स्थिति में पहुंच चुका था, और जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े संकट का कारण बन रहा था, जिसकी वजह से चाहे रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स हो बुरी तरीके से हिल चुके थे। और अगर आप टाइमलाइन को देखें तो सोशल मीडिया इस बात से पड़ा हुआ था कि क्या ट्रंप अब जेनोसाइड की बात करने लगे हैं, क्या वो पूरी की पूरी 9 करोड़ ईरान की आबादी को बर्बाद और मौत के घाट उतार देना चाहते हैं, क्या वो वार क्राइम नहीं कर रहे हैं। यहां तक स्थिति पहुंच चुकी थी। और यह भी खबर आई थी कि दरअसल ईरान ने अमेरिका के साथ सारे अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को बंद कर दिया है। वहां से चीजों को घसीट कर यहां तक लाना, यानी कि दोनों के बीच में सीज फायर करवा देना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के लिए पाकिस्तान को निश्चित तौर पर क्रेडिट मिलना चाहिए। अंकुर, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लगातार इस बारे में बातचीत करते रहे कि हम भारतीयों के मन में पाकिस्तान को लेकर एक पूर्वाग्रह है, जो वाजिब भी है। पाकिस्तान एक आतंकवाद को परोसने वाला देश है। वो लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को लगातार संरक्षण देता रहा है। ये बात सच्ची है। भारत में लगातार आतंकवादी हमले करवाता रहा है और करता भी रहा है। पिछले 30 साल से, करीब 35 साल से भारत को एक तरीके से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन जो भूमिका उसने इस युद्ध के दौरान निभाई है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि जो भूमिका दरअसल भारत के प्रधानमंत्री या भारत से दुनिया उम्मीद कर रही थी, उसकी जगह पाकिस्तान वो रोल निभा रहा है। और इसके लिए पाकिस्तान की दुनिया भर में तारीफ खुल के भले ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान ने निश्चित तौर पर निभाया है, जिसमें उनके सेना प्रमुख आसिम मुनीर का बड़ा हाथ है। क्योंकि यह कहा जाता है कि आसिम मुनीर एक दिन पहले भी पूरी रात वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस से बात करते रहे। वो जो ईरान के तमाम जो किरदार हैं उनसे बातचीत करते रहे। और शहबाज शरीफ ने आज सुबह भारतीय समय के हिसाब से बिल्कुल सुबह उन्होंने ये ट्वीट करके कहा कि दरअसल 2 हफ्ते का सीजफायर अमेरिका और ईरान के बीच में हो गया है। और ये जो सीजफायर है, इस सीजफायर पर इजराइल भी तैयार है और ये सीजफायर लेबनान पर भी लागू होगा। तो ये अनाउंसमेंट शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में किया। यानी आप समझिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि पाकिस्तान के लिए है कि जिस पाकिस्तान को भारत की सरकार एक आतंकवादी सरकार बताती है, भारत में आतंकवाद परोसने वाली सरकार बताती है, वो एक बड़ी भूमिका निभा रहा था। और उसने दुनिया को कितने बड़े संकट से उबारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये भारत के लिए वाकई में एक बहुत ही एक ऐसा, हम कह सकते हैं, एक ऐसी कड़वी हकीकत है जो शायद कम से कम मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और RSS के गले तो नहीं उतरती हुई दिखाई पड़ेगी मुझे। आशुतोष जी, मोदी सरकार ने जब चर्चा हुई तो विपक्ष ने और भारत में आवाज उठी, जबकि पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है तो सीधे आवाज उठी। तो हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि हम दलाल कभी नहीं मानते। तो विपक्ष ने यह भी कहा कि फिर यूक्रेन और रशिया की जब आप बात कर रहे थे कि एक विज्ञापन चला था कि पापा ने वार रुकवा दी, तो वो आप क्या कर रहे थे उस टाइम वहां पर? तो आप अब ये कह के निकल जाएंगे या अभी? और आप लगातार हर शो में ये कहते रहे विदेश नीति बदलने की जरूरत है, जयशंकर को भी किनारे करने की आपने बहुत बार बात कर दी। विदेश नीति तो नहीं बदली, तो इसके झटके आप कितने खामियाजा भुगतना पड़ सकता है हमको? जी आशुतोष जी। देखिए, बिल्कुल जो बात आपने कही बिल्कुल सच है। और मुझे लगता है कि उस वक्त भी हमने ये कहा था कि कहीं ना कहीं हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पूरे प्रोसेस में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको आप नाराज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक बड़ी खींच का विषय भी था, एक बड़ा एम्बेरसमेंट भी था, किरकिरी भी थी। क्योंकि ये सवाल जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उस ऑल पार्टी मीटिंग में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सवाल पूछा था कि भाई पाकिस्तान तो बाजी मारता हुआ दिखाई पड़ रहा है, पाकिस्तान तो मीडिएट कर रहा है, और हम जो अपने आप को विश्वगुरु कहते थे, दुनिया को विश्व मित्र, विश्व बंधु जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते, हमारी कहीं कोई भूमिका नहीं है। तो उसके जवाब में जयशंकर ने कहा था कि हम दलाली नहीं करते।
और पाकिस्तान एक दलाल स्टेट है। तो पाकिस्तान दलाल स्टेट है, ये क्या कहलाता है? ये दर्शाता है कि दरअसल भारत की जो विदेश नीति के कर्ता धर्ता है वो उनको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो दरअसल आप एक डिप्लोमेट की भाषा में नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे सड़क छाप कोई बातचीत हो रही हो, जबकि डिप्लोमेसी में सोफिस्टिकेशन की जरूरत होती है। आप भले ही पाकिस्तान से नफरत करें, पाकिस्तान से जो हमारी दुश्मनी है वो बिल्कुल जग जाहिर है, उसमें कमी नहीं आएगी। पाकिस्तान को कोई यहाँ माफ करने के लिए तैयार नहीं है, ना मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। लेकिन पाकिस्तान अगर इतनी बड़ी भूमिका निभा रहा है तो उसको हमें समझना भी पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर पाकिस्तान ऐसी भूमिका निभा रहा है तो हम क्यों नहीं निभा पा रहे। और तब मैंने इस बात को कहा था कि जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान दलाली कर रहा है तो जब दलाली कर रहा है तो उसका मतलब यह है कि उस दलाली में तुर्की भी दलाली कर रहा है, इजिप्ट भी दलाली कर रहा है, ओमान भी दलाली कर रहा है और बाकी बहुत सारी ताकतें, फोर्सेस, देश जो लगे हुए हैं वो भी जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ईरान युद्ध खत्म हो जाए और उसमें अमेरिका और ईरान के बीच में जो झगड़ा है वो युद्ध कमजोर पड़ जाए, तो वो सारे लोग दलाली कर रहे हैं। तो दरअसल ये जो स्टेटमेंट था वो बहुत ही जिसे कहते हैं और आप खिलाड़ी होकर दर्शक बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल, आप खिलाड़ियों के दर्शक बने हुए नहीं, आप खिलाड़ी होने का दावा कर रहे थे, ये इसको छोड़ दीजिए, आप खिलाड़ी भी शायद नहीं थे, आप खिलाड़ी होने का दावा कर रहे थे जबकि आप कहीं नहीं थे। तो और जर्सी पहन के आ गए थे। बिल्कुल, भारत की जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जिसपे हमारे ख्याल से लंबी बहस होनी चाहिए और जो इस वक्त भारत के जो संजीदा विदेश नीति के जानकार लोग हैं, जो विदेश सचिव के स्तर तक रह चुके हैं, जो काफी समय तक खुद नरेंद्र मोदी सरकार के मुरीद भी रहे हैं, ऐसे लोगों का यह मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री ने युद्ध के 2 दिन पहले इजराइल जाके नेतन्याहू से मिलना और उनके क्लेनेसेट में जाके मेडल लेना, ये दरअसल एक गलत कदम था और इसका बहुत ही गलत संदेश पूरी दुनिया में गया हुआ है, क्योंकि उसके 2 दिन के बाद युद्ध शुरू हो गया तो कोई यह मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि दरअसल भारत के प्रधानमंत्री को इस बारे में जानकारी नहीं थी। दूसरी बात, अगर भारत के प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं थी और आप 2 दिन पहले अगर वहां जाते तो इसका मतलब ये कि जो लोग भी हमारे इंटेलिजेंस करते हैं या जो आईबी रॉ के लोग हैं, अगर उनको इतनी भी जानकारी नहीं है कि 2 दिन पहले 2 दिन बाद युद्ध होने वाला है, तो आपने एक तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को बहुत एम्बेरस किया। और अगर प्रधानमंत्री जी को इस बारे में जानकारी थी तो भी आप सोचिए कि ये कितनी गंभीर बात है कि युद्ध के 2 दिन पहले और फिर जब आप आयतुल्लाह अली खामेनी की जब हत्या हो गई उसके बाद तो आप मौन रह गए थे, बिल्कुल श्रद्धांजलि तक नहीं दी। बिल्कुल, मैं उस पर आता हूं, लेकिन आप ये सोचिए कि जब आप युद्ध के 2 दिन पहले अगर आप ईरान के शत्रु देश के पास जाते हैं तो ईरान क्या संदेश लेगा? ईरान तो यही कहेगा कि आप तो पूरी तरीके से इजराइल के साथ हैं। और फिर उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से भारत ने जो विदेश नीति अख्तियार की है, उसने इस पूरे दौरान जो मध्यस्थ होने की जो भी भूमिका किरदार थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, यानी भारत के पास कोई लेवरेज बचा ही नहीं। आपने क्या किया? आप युद्ध के 2 दिन पहले आप इजराइल चले जाते हैं, जब खामनेई का कत्ल होता है उनके सुप्रीम लीडर का, आप उस पर चुप रहते हैं। न केवल चुप रहते हैं बल्कि भारत के जो तमाम दूतावास थे वहां से ये बार बार ये स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था कि क्या हमको ईरान के दूतावास में जाके उनकी जो डायरी है उसमें शोक संदेश लिखना है या नहीं लिखना है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा था कि आप नहीं जाके लिख सकते। ट्रेडिशन है कि जब भी कोई हेड ऑफ द स्टेट मरता है या कोई हेड ऑफ द गवर्नमेंट मरता है, तो मान लिया ब्राजील में अगर हमारी उनकी एम्बेसी है तो वो एम्बेसी अपनी एक डायरी रखती है जहां पे उस देश के अंदर जितने तमाम उच्चायुक्त होते हैं या फिर राजदूत होते हैं या बड़े बड़े लोग होते हैं, वो जाते हैं उस डायरी में अपना शोक संदेश लिखते हैं। ये एक डिप्लोमेटिक ट्रेडिशन है। तो भारत के तमाम डिप्लोमेट्स ने इस बारे में पूछा कि भाई हमें क्या करना है, क्या जाके लिखना है? तो साफ कह दिया गया आपको नहीं लिखना वहां पे। और 6 दिन के बाद अचानक आपको याद पड़ गया कि नहीं हमको लिखना चाहिए, तब भारत के विदेश सचिव जाते हैं और डायरी में शोक संदेश लिखते हैं और उसमें भी खामनेई साहब का नाम नहीं लिखते हैं, और जबकि वो सुप्रीम लीडर है। फिर आपने देखा कि जब ईरान के दक्षिण में वहां पे स्कूल पर हमला हुआ और 165 बच्चियों की मौत हुई, आप उस पर चुप रहे। ईरान का बेड़ा जो भारत के साथ आया था यहाँ पे नौसैनिक अभ्यास के लिए, वापस जा रहा था, उसको डुबो दिया गया, आप उस पर चुप रहे। और लगातार उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले हो रहे हैं, आप उस पर चुप है। लेकिन जब ईरान ने मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के ऊपर अपनी रक्षा में, ये रिटेलिएशन में जब हमला किया, तब आप वहां के सेनाध्यक्ष, वहां के जो शासनाध्यक्ष हैं, उनको फोन करके आप ईरान की इस घटना को कंडेम करते हैं। तो जब आप कंडेम करते हो, साफ स्पष्ट कर देते हैं कि हम इजराइल और अमेरिका के साथ हैं इस युद्ध में, तो फिर आपकी मध्यस्थ की भूमिका कहां रह जाती? पाकिस्तान जो अमेरिका का पिट्ठू है, पाकिस्तान जिसको अमेरिका का बगल बच्चा कहा जाता है, जब चीन का भी है, पर चीन का भी, जब ईरान पे हमला हुआ तब उसने साफ तौर पर उस हमले की निंदा की
यानी वो अमेरिका का बगल बच्चा होने के बावजूद भी उसने अमेरिका के ईरान पर हमले की निंदा की। अब उसकी विदेश नीति देखिए, वो चीन के साथ भी कंफर्टेबल है, वो रूस के साथ भी कंफर्टेबल है, वो ईरान के साथ भी कंफर्टेबल है, वो अमेरिका के साथ भी कंफर्टेबल है। तो भारत कहां है इसमें? भारत आज की तारीख में रूस से भी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आपने उसका ऑयल लेना बंद कर दिया। चीन से जग जाहिर है आपकी जो बॉर्डर डिस्प्यूट, सबको मालूम है इस बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारत के प्रधानमंत्री को बेइज्जत करें, भारत के लोगों को हथकड़ी बेड़ी में लगा के यहां भेज रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे उसको लेकर। साथ ही साथ ईरान से हमने अपने सारे जो रिश्ते थे एक तरीके से उनको तार तार कर दिया, क्योंकि आपने युद्ध के दौरान जो भूमिका अख्तियार की। तो पाकिस्तान अमेरिका का बगल बच्चा होने के बावजूद भी, चीन के साथ दोस्ती के बावजूद भी, उसने इस पूरे मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और किरदार निभाया है। और उसको क्रेडिट जाएगा कि उसने दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया उस वक्त जब वो बिल्कुल एक महाविनाश के कगार पे पहुंचे हुए थे। तो ये बात भारत के विदेश मंत्रालय को, भारत की सरकार को सोचना चाहिए कि भारत जो भूमिका अदा कर सकता था वो क्यों नहीं कर पाया, और पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश वो ये भूमिका क्यों अदा कर पाया। उस पर क्यों अमेरिकन ने भी भरोसा किया, उस पर ईरानियंस ने भी भरोसा किया, उस पर इजिप्ट, टर्की, मिडिल ईस्ट के देशों ने भी भरोसा किया उस पर। और भारत जो आइडियली प्लेस्ड था, क्योंकि भारत के रिश्ते इजराइल से भी बहुत अच्छे थे, भारत के रिश्ते ईरान से भी बहुत अच्छे थे, हम वो भूमिका क्यों नहीं निभा पाए। तो ये मुझे लगता है भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी फेलियर है, और इसको आने वाले समय में लंबे तक याद किया जाएगा। और जो विश्वगुरु का जो गुब्बारा फैलाया गया था वो पूरी तरीके से फट गया है, अब उसका कोई अर्थ ही नहीं। आप किनारे बैठ के सिर्फ लहरें गिन रहे थे और पाकिस्तान उन लहरों की सवारी कर रहा था। हाँ बिल्कुल। हम और आशुतोष जी, क्या आपको लगता नहीं है कि 2 दिन पहले जो यात्रा करी, जो ट्रंप सोच रहे थे, जो इजराइल सोच रहा था, वही मोदी जी की भी सेम थिंकिंग थी कि ईरान तो इन्होंने 2 अटैक जाएंगे एकदम से, जो नतीजा अलग होगा? ये तो इतिहास का विषय है और एकेडमिक विषय है कि इस बारे में क्या कारण थे जिसकी वजह से हमारी सरकार वो भूमिका नहीं अदा कर पाई, और उसने पूरी तरीके से अपने आप को इजराइल और अमेरिका के साथ लाके पटक दिया और ईरान को एक तरीके से उसने छोड़ दिया। वो ईरान जो हमारा सदियों से हमारा दोस्त था, वो ईरान जिसके हम चाबार पोर्ट को बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे थे, और वो ईरान जिससे हम सस्ते में तेल ले रहे थे, वो सारी भूमिका हमने क्यों छोड़ दी? अगर वो सारी भूमिका हमारी जारी रहती, अगर हम तो फिर आज हमें ये नौबत नहीं आती कि पाकिस्तान की डुगडुगी बज रही है और हम चुपचाप बैठे खड़े होकर देख रहे हैं, और हम ये कह के संतोष कर ले रहे हैं कि हम तो दलाल नहीं है, पाकिस्तान एक दलाल स्टेट है। तो पाकिस्तान ने कम से कम ये तो साबित कर दिया कि चलिए दलाली ही सही कहिए, लेकिन उसने दुनिया को एक बड़े विनाश से तो बचा लिया। हम तो दलाली कह के खुश हो जा रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि इसके पीछे क्या कारण है। आशुतोष जी, इजराइल के जो विपक्षी नेता है, इजराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ आवाज उठ रही है। कहा जा रहा है कि हम तो युद्ध में साथ में थे अमेरिका के साथ, तुमको तो मेज पे भी नहीं बुलाया गया। तो जैसा इधर हुआ वैसा नेतन्याहू के साथ हुआ, 2 लोग गले मिले युद्ध से पहले, दोनों लोगों के साथ एक ही चीज हो रही है। इनको भी किनारे कर दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री को, उनको भी मेज पे नहीं बुलाया। तो नेतन्याहू का अब क्या हाल होगा? नहीं, देखो, नेतन्याहू, पहली बात समझना चाहिए, इजराइल बिना अमेरिका के जीरो है। इजराइल अपने बल पे कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। 90 लाख लोगों का देश है, छोटा सा देश है, और वो चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। अगर उसको अमेरिका फाइनेंशियली सपोर्ट ना करे, अगर उसको आर्मामेंट की सप्लाई ना करे, अगर उसके पीछे मजबूती के साथ ना खड़ा रहे, तो इजराइल इस जंग को नहीं लड़ सकता, लड़ ही नहीं सकता। मुझे इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं। जिस दिन अमेरिका ये तय कर लेगा कि उसको इजराइल को डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं करना है, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करना है, उस दिन इजराइल ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसलिए इजराइल कभी भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता या अमेरिका को डिफाई नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए जो बातचीत हो रही थी वो ईरान और अमेरिका के बीच में थी कि अगर अमेरिका मान जाएगा और ईरान और अमेरिका के बीच में अगर कोई संधि होगी तो वो लाजमी तौर पर इजराइल को माननी पड़ेगी। अब जो शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि दरअसल इस ये जो युद्ध विराम हुआ है, इसमें लेबनान में जो हमले हो रहे हैं वो भी रुकेंगे। नेतन्याहू ने फिलहाल अभी ये कहा है कि दरअसल इस लेबनान का मसला इसमें नहीं आता है। तो अभी थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले समय में नेतन्याहू लगातार लेबनान के अंदर हमले करते रहेंगे या उस पर भी रोक लगेगी। मेरा मानना यह है कि वहां पर भी रोक लगने की मुझे उम्मीद है। और मैं बार बार इस बात को कह रहा था कि दरअसल डिप्लोमेसी में, नेगोशिएशंस में
स्टॉप स्टार्ट होता रहता है। और कभी कभी आप बार्गेनिंग टेबल पे अपने को मजबूत करने के लिए एक्सट्रीम पोजीशन लेनी पड़ती है। तो मैं ये बात मानता था कि कल भी जिस तरीके से कल भी कहा था। बिल्कुल ट्रंप जिस तरीके से हार्ड स्टैंड ले रहे थे और ईरान भी एक तरीके का हार्ड स्टैंड ले रहा था, उसका यह मतलब नहीं था कि दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी। अगर 15 पॉइंट फॉर्मूला अमेरिका की तरफ से गया था और उसके जवाब में ईरान अगर 10 पॉइंट का फॉर्मूला दे रहा था, इसका मतलब बातचीत हो रही थी, कुछ चीजों पर सहमति थी, कुछ चीजों पर मतभेद थे। अगर ये प्रस्तावों का आदान प्रदान नहीं होता, तब मैं ये मानता कि दरअसल उनके बीच में किसी तरीके की कोई डिप्लोमेटिक बातचीत नहीं हो रही है। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब ट्रंप ने ये कहा था कल कि 10 पॉइंट का फॉर्मूला मेरी तरफ से, उनकी तरफ से आया हुआ और ये सिग्निफिकेंट स्टेप, एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, उसका सीधा सा अर्थ था कि बातचीत हो रही है। जब बातचीत होती तो बातचीत टूटती भी है, दोनों तरफ से एक्सट्रीम पोजीशंस लिए जाते हैं। तो इसलिए जो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान इसमें सबोटाज करने की भूमिका निभा रहा है, मैं उनकी राय से सहमत नहीं था। मेरा साफ तौर पे मानना था कि डिप्लोमेटिक, इसलिए कल भी मैंने कहा था कि दोनों के बीच में पहली बार संपर्क हुआ है, दोनों एक दूसरे से बातचीत मध्यस्थ के माध्यम से कर रहे हैं और हो सकता है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए। आपको अच्छी तरीके से याद होगा मैंने कहा था कि कोई ना कोई ब्रेक थ्रू इसमें हो सकता है और थोड़ी बहुत उसमें स्कर्मिसेस भी हो सकती है। आज तो जी, जो मैंने आपसे ये सवाल पूछा था तब, लेकिन उस जो थ्योरी चल रही थी उसमें मसाला काफी था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वो सवाल भी गूंजा और इसलिए आपसे पूछा। जो आपने जवाब दिया वो बहुत प्रैक्टिकल था, तो आदमी ये सोच सकता है नहीं मसाला उधर है तो ज्यादा चटपटा खा लेते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान और भारत पे आ जाते हैं, मोदी सरकार पे आते हैं। लगातार हर चुनाव में पाकिस्तान का ये कर देंगे, पाकिस्तान का वो कर देंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और हर कोई ना कोई ऑपरेशन करके। अब आप ये किसी भी चुनावी रैली में, चुनाव हो रहे हैं, बंगाल में हो रहे हैं, असम में हो रहे हैं और बाकी जगह हो रहे हैं, तमिलनाडु में हो रहे हैं, केरल में हो रहे हैं, आप यहाँ और बाकी भी आगे भी आप ये बोल पाएंगे, ये डुडुकी पीट पाएंगे कि पाकिस्तान तो ऐसा है, पाकिस्तान आपका ऊपर निकल गया? देखिए, पाकिस्तान को लेके जो यहाँ कैंपेन है वो चलता रहेगा, मुझे उसमें कोई कमी आती कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई मानेगा इनकी बात को फिर ऐसे? नहीं मानेगा, नहीं माना हुआ एक अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जो भारत की जो स्टेचर था वो कम हुआ। वो क्यों कम हुआ है? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग भारत की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। ये भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी फेलियर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आप दुनिया को यह मनवाने में नाकाम रहे हैं। आपने दुनिया के हर कोने में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, अपने डेलीगेशंस भेजे, क्या किस लिए भेजे थे? सिर्फ इसलिए ना कि आप बता सके कि पाकिस्तान कैसे हमारे यहाँ पहलगाम में घुस के उसने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया और मासूम लोगों का कत्ल किया। ये कितनी बर्बर घटना थी और आप पाकिस्तान उसके लिए जिम्मेदार था। आपने दुनिया के कोनों पे अपने डेलीगेशन भेजे यही बताने के लिए, और अगर दुनिया ये मानने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय संकट के समय में अगर वो शांतिदूत की भूमिका निभा रहा है, हीरो बन के निकल रहा है, तो भारत के लिए सोचने की जरूरत है कि हम जब हमारी बात को दुनिया में क्यों नहीं माना जा रहा, हम क्यों अलग थलग पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जब आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीजफायर हुआ, तब भी मैंने ये कहा था कि भारत की विदेश नीति आज की तारीख में इसको सोचने की जरूरत है कि हमारे साथ रूस भी नहीं है, चाइना भी नहीं है और कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ सिवाय एक दो छोटे छोटे देशों को लेके। ऐसा क्यों है? हम क्यों अलग थलग पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? इस पर चिंता करनी चाहिए। लेकिन तब नारा चला कि हमने घुस के मार दिया। हकीकत यह कि जब सीजफायर हुआ था तो खुद जो सरकार के बड़े समर्थक लोग थे वो बड़े निराश उस वक्त दिखाई पड़ रहे थे कि भाई जब हम पाकिस्तान के ऊपर हम हावी हो रहे थे, पाकिस्तान के को हम बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे, तब हमने बिना किसी शर्त के, बिना कोई चीज लिए हुए हमने सीजफायर कर दिया। जिसका मतलब हमने अमेरिका के दबाव में किया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा करते रहे, हमने एक बार भी उसको रिबट करने की कोशिश नहीं की। इसी तरीके से जो ट्रेड वॉर हो रहा था भारत के ऊपर, जो लगातार 50% के तक जो लगा दिया गया, हमारे पास जो टैरिफ लगा दिया गया, हम भी उसमें कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। और बाद में जब 18% कर दिया तो हम बड़े खुश हो गए। जब उन्होंने कहा कि आप रूस से तेल मत लीजिए, हमने कहा नहीं लेंगे। जब उन्होंने कहा वेनेजुएला से मत लीजिए, हमने कहा नहीं लेंगे। जब उन्होंने कहा ईरान से तेल मत लीजिए, हमने कहा नहीं लेंगे। फिर कहा रूस से तेल लीजिए, हमने लेना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा हम लेना शुरू कर दिया। हाँ, जब उन्होंने कहा कि वेनेजुएला से तेल लीजिए, हम लेने को तैयार। ये तो भारत की भूमिका कभी नहीं थी, भारत की इंडिपेंडेंट भूमिका थी। यूक्रेन के दौरान मैंने सरकार की नीति की तारीफ इसलिए की, मैंने कहा कि भारत दबाव में नहीं आया, उसने रूस से तेल लेना जारी रखा। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी
कि जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल नहीं लेंगे तो आपने तेल लेना बंद कर दिया, और जब कहा तेल ले सकते हो तो आपने तेल लेना शुरू कर दिया। भारत की भूमिका कभी नहीं थी। इसलिए जो भारत की विदेश नीति है वो आज की तारीख में पूरी तरीके से उस पर दोबारा चिंता करने की जरूरत है, मंथन की जरूरत है, करने की जरूरत है, और मंथन की जरूरत है, और सोचने की जरूरत है कि जो अपने आप को विश्व गुरु का, आप सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर ये युद्ध विराम अगर भारत की सरकार ने कराया होता, मोदी सरकार ने कराया होता, इस वक्त आप सोच रहे होते ना भारत की मीडिया में क्या चर्चा चल रही होती। आप जिस सोच के सिर्फ देखिए इसको, मतलब ऐसी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही होती, ऐसे ही आत्मश्लाघा की बातें हो रही होती कि हम लोग शायद उन चीजों को सुन के अजीब तरीके की फीलिंग होती। लेकिन यहाँ अब पाकिस्तान भूमिका निभा रहा है तो आप उसको दलाल कह रहे हैं। हम इसी से खुश हो जा रहे हैं, उन्हें लगता है कि यही काफी मसाला मिल गया। लेकिन ये सोचने वाली बात तो है, एक जब केवल तो साफ हो गया कि केवल जाते हैं हुए हाथ मिला के हंस देने से और फोटो खिंचाने से विदेश नीति तो नहीं चल रही है। अब तो उसका नतीजा भी दिखने लगा है, जब पाकिस्तान जैसा एक छोटा देश जो भारत से हमेशा नीचे रहा, वो आपसे आगे निकलने की कोशिश करता और निकल भी जाता है, हीरो बन के निकलता है, तो एक गहन मंथन की जरूरत तो है। नमस्कार।